अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़न्नुद रूमी और आप देख रहे हैं फ़न्नुद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ हैं शहर के एमएलए जनाब मुफ्ती इस्माइल। आइए उनसे चंद सवालात करते हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जवानिब से आ रहे हैं। जनाब मुफ्ती साहब, सवाल ये आ रहा है कि नुमाइंदगी सही से हो नहीं रही है जैसी होनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? नहीं, नुमाइंदगी के ताल्लुक से मैं ऐसा समझता हूँ कि जितना काम मैं कर रहा हूँ शायद कोई दूसरा एमएलए कर रहा होगा। सियासत कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, सियासत मत कीजिए, इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, हम लोग जो है मरीज़ों को बोलो या क्वारंटाइन जो लोग हुए हैं, इनकी तादाद कमोबेश होती जा रही है। ये समझ लीजिए कि आज 400 हैं, ये तादाद बढ़कर 800 तक चली गई थी। उनके खाने का नज़्म जमीयत उलमा की तरफ से सभी लोगों के बाहमी ताउन से हो रहा है और मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। अगर सियासत करना होता तो पहले दिन से रोज़ मैं यहाँ रहता। इसलिए बात यह है कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, काम करना है, काम करने वालों पर एतराज़ तो होता है। कोई कुछ नहीं करेगा तो उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, कोई सियासत की बात नहीं आएगी। करने वालों के पीछे ये सब मुसीबत रहती है। कहा यह जा रहा है कि जो कोरोना वायरस के सिलसिले में किट्स वगैरह आई थी, जो सामान आए थे, उसके लिए पैसा कॉरपोरेशन ने लगाया है, ना कि एमएलए के 50 लाख रुपए फंड से पैसे लगे हैं। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? बात यह है कि एमएलए फंड से 50 लाख रुपया मैंने दिया है कलेक्टर को, उसका लेटर है मेरे पास, कागजी सबूत मौजूद है। बात यह है कि सरकार ने भी इस 50 लाख के ऊपर जो लगने वाला सामान है सरकार भी दे रही है। मैंने ये दावा कभी नहीं किया कि जितना सामान आया है वो मेरे फंड का है। जो सामान आया है उसमें मेरा 50 लाख रुपया आमदार निधि लगा है। बाकी कलेक्टर ऑफिस से जो है और दीगर इंतजामात भी हो रहे। 50 लाख रुपये में मालेगांव का मसला हल हो जाएगा ऐसा तो नहीं। सिविल हॉस्पिटल और दीगर जगहों पर कमिश्नर कासार और असिस्टेंट कमिश्नर, उनके ज़रिए जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? वो कार्रवाई तो मेरे बोलने पर हुई है। अच्छा। बात ये थी कि कमिश्नर से जब मेरी बातचीत हुई कि इतना इतना सामान आया है, तो कमिश्नर कहने लगे जब सामान आया है तो वो है कहाँ। मैंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आप तलाश करें, ढूंढें। उसके बाद कमिश्नर ने जो है इंक्वायरी की। तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है खातियों के खिलाफ? उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कमिश्नर ने जो है बात तो की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब डिपार्टमेंटली कार्रवाई के लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा करके उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। 11 वैन्स पुणे जैन ट्रस्ट की जानिब से मालेगांव आई थी। देखा यह जा रहा है कि शहर के मगरबी हिस्सों में वो अपनी खिदमात दे रही हैं, तो इस तरफ क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? एक वजह यह भी बताई जा रही है कि ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? बात यह है कि चाइना के सिटी वुहान से कोरोना वायरस चला, हिंदुस्तान आया तो उसको ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़िरका परस्ती हिंदुस्तान में कितनी गहराई तक चली गई और ये चीज़ आपको हर जगह नज़र आएगी। अब मेडिकल लाइन से भी जो है भेदभाव हो रहा है। अभी मेरा मौसम पुल के उस तरफ जाना हुआ था, सीटी स्कैन कराना था, तो उसने ये कहा कि तन्हा मैं सीटी स्कैन कर रहा हूँ और तमाम लोगों ने अपने एक्सरे कहो और सोनोग्राफी कहो या सीटी स्कैन कहो या एमआरआई कहो, सब बंद करके रखा है। हमने पूछा भी नहीं था उससे। उसने मेरा सीटी स्कैन करने के बाद मुझको ये बात बताई कि आमदार साहब मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बाकी सब बंद है। आपकी बीमारी को लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि मुफ्ती साहब का टेस्ट करवाया जाए, स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट करवा चुका मैं। सबको अपनी जान प्यारी होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मेरे लिए फ़िक्रमंद है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। अभी फ़िलहाल जैसा कि माहौल है शहर का कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो लॉकडाउन मज़ीद एक्सटेंड हो सकता है और मालेगांव रेड जोन काफ़ी दिनों तक रहेगा, इस तरह सिलसिला दराज रहेगा। तो इस ताल्लुक से क्या शहर के तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो जाना चाहिए? इस बाबत आपने सोचा है? नहीं, हमने तो पहले दिन से आपको अगर पिछला रिकॉर्ड आपके पास होगा तो मैंने ये तजवीज़ रखी थी कि तमाम सियासी ज़िम्मेदारों को, पार्टी के लोगों को मिल करके शहर में घूम करके ऐलान करना चाहिए। तो मेरी इस तजवीज़ के ऊपर एसपी साहब, एडिशनल एसपी
घोगे साहब, हमारे मिनिस्टर दादा भूसे साहब, माजी आमदार शेख रशीद साहब और मैं, हम लोग गाड़ी में बैठ करके एक गाड़ी में पूरे शहर में घूम फिर करके मैंने ऐलान किया था। अपने लोगों से अपील की थी, अहलियाने शहर से अपील की थी कि हम लोगों को जो है कोरोना वायरस को यूं ही हल्का नहीं समझना चाहिए, संजीदगी से लें और अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत शदीदा घर से बाहर ना निकलें। तो ये काम तो सबसे पहले मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में घूम करके हमने ऐलान किया। एक इल्ज़ाम आप पर ये लगाया जाता रहा है कि आप दूसरों के कामों का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? कोई एक मिसाल अगर कोई दे देवे कि किसी दूसरे का काम हो और हमने अपना बताया हो, हम तो अपने बलबूते पर चलते हैं और हमें लोग कहते हैं कि कोई काम करो तो उसको यानी लोगों तक पहुंचाओ, बताओ। हम अपना काम लोगों को नहीं बता पाते, दूसरों का काम हम कैसे बोलेंगे कि ये हमारा है। सहारा हॉस्पिटल को जो आप अपने ज़ेर इंतज़ाम चलाने की बात कर रहे हैं, उस सिलसिले में भी काफ़ी तनकीद हो रही है, तो इस बाबत क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं समझता कि किसी का पेट दुखना चाहिए। आज हम लोग इलाज व मुआवजे के लाइन से अगर अपने खर्चे से हम लोग सहारा हॉस्पिटल अडॉप्ट करके मरीज़ों की सहूलत के लिए अगर इंतज़ाम करते हैं तो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। पता नहीं क्यों लोगों को बुरा लगता है। जबकि शहर भर में कई बिल्डिंगें खाली हैं, इमारतें खाली हैं, उनको लेने की बजाय दूर दराज इलाकों को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है, तो इस ताल्लुक से क्या कुछ बात हुई आपकी इंतज़ामिया से? ये बात तो मेरे लिए मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस तरह किया जा रहा है। कुछ इस तरह के मामलात हैं जिसे देखकर अंदाज़ा होता है कि ये एक प्लानिंग है और उसी प्लानिंग के तहत इस तरह कारपोरेशन के जिम्मेदारों का कामकाज चल रहा है। हमारी इससे कबल कुछ नर्सेज से बात हुई जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं क्वारंटीन सेंटर्स में, तो उन्होंने कहा कोई भी ऑफिसर उनका ना कॉल उठाता है, ना उनके जो तस्वीर वो ग्रुप में शेयर करती हैं जिसमें कमिश्नर से लेकर कलेक्टर सारे लोग हैं, उस पर कुछ ध्यान देते हैं। जैसे कि मेडिकल वेस्ट बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप अक्सर व बेशतर क्वारंटीन सेंटर में इस तरह का नज़ारा देख सकते हैं, तो इस बदनज़मी पर आप क्या कहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि पहले दिन से बल्कि मालेगांव में कोरोना वायरस के कोई पॉजिटिव मरीज़ पाए जाते, उससे पहले से जो है ये मिसमैनेजमेंट कहो या यूँ कहो कि इंतज़ामात ना करना या ना कर पाना, ये जो हालात हैं अभी तक उसी तरह चल रहे हैं। आप अंदाज़ा करो कि कलेक्टर ने जो है पिछले कमिश्नर को साइड लाइन कर दिया और उन्हें जो है हटा करके नया कमिश्नर लाना पड़ा। आप अंदाज़ा करें कि ऐसा कलेक्टर ने क्यों किया। और नए कलेक्टर ने आ करके कारपोरेशन के 30 एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ किला पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज कराई। यानी कारपोरेशन जो है काम करना ही नहीं चाहती, वहाँ के ऑफिसरान काम करना ही नहीं चाहते और हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल जाओ तो पूरा स्टाफ मिलता ही नहीं है। नर्सों में गया था मंसूरा रात में तकरीबन 12:30-1 बजे, तो वहाँ पर ना कोई डॉक्टर था, ना नर्स थी, ना वार्ड बॉय। मैंने ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, तो वो लोग कहने लगे कि वहाँ पर डॉक्टर भी है, नर्स भी है। मैंने कहा मैं अपनी आँखों देखी चीज़ को कैसे झुठला सकता हूँ। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो या जो लोग भी वहाँ पर हैं जिनकी ड्यूटी है वो झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद देख करके आया कि कोई है नहीं। तो इस तरह के मामलात हैं, सरकार को मजबूर हो करके मालेगांव से हट करके दूसरे शहरों से डॉक्टर्स को ला करके यहाँ पर उनसे ड्यूटी करवाई जा रही है। लेकिन जाहिर बात है कि जब मकामी कारपोरेशन का अमला काम करने के लिए तैयार नहीं है तो बाहर के लोगों को ला करके जो काम दिया गया वो भी सही माने में काम हो नहीं रहा है। आप अंदाज़ा करो कि MD फिजिशियन की ज़रूरत है, ये आर्थोपेडिक डॉक्टरों को लाकर ड्यूटी करवा रहे हैं, ये सर्जन लोगों को लाकर ड्यूटी करवा रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि मरीज़ों तक कोई पहुंचता नहीं है। मरीज़ पानी पानी चिल्लाता रहता है, कोई उसे पानी देने वाला नहीं। इस तरह के हालात हैं। कारपोरेशन पूरी तरह इस मामले में नाकाम हो चुकी है और ये बात हम लोग कहते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं। शहर के जो बुजुर्ग हजरात पेंशन उठा रहे थे, पेंशनर्स हैं, बैंक बंद होने की वजह से बिल्कुल भुखमरी का शिकार है और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस ताल्लुक से क्या आप कुछ कदम उठाएंगे? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालेगांव में जितने टीचर्स हजरात हैं और जितने पेंशनर हैं, लॉकडाउन होने के बाद जब उनको पैसे की दिक्कत आई
तो मैंने उसी वक्त जो है नीचे से ऊपर तक बात करके एओ से बात मैंने की, कमिश्नर से मैंने बात की और फिर बाकायदा जो है उनको उनकी तनख्वाह वगैरह मैंने दिलवाई, पेंशन उनकी दिलवाई। अभी भी बहुत से सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि उनकी पेंशन मिल नहीं रही है, बैंक के दौरे कर रहे हैं लेकिन बैंक्स बंद है, तो क्या रेगुलर बेसिस पर वो पेंशन नहीं उठा सकते हर महीना? हर महीना उनको पेंशन मिलनी चाहिए, ये सरकार का काम है, सरकार ने जिनको जिम्मेदारी दी है उनका काम है। आज बैंक भी बंद है, एटीएम भी खाली हैं, ऐसे हालात हैं। हमें तो यही शिकायत है कि कोरोना को जो है मुसलमान कर दिया गया और इसीलिए भेदभाव किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स में ये देखा जा रहा है कि मरीजों के बाजू में डेड बॉडीज रखी हुई हैं। पिछले दिनों साइन मुंबई का एक वीडियो आया, उसमें आप देख सकते हैं कि मरीज जिस बिस्तर पर लेटे हुए हैं उनके अगल बगल में डेड बॉडीज बांध के रखी हुई हैं। तो क्या इससे साइकोलॉजिकली वो मुतासिर नहीं होंगे और आधा तो इसी से मर जाएंगे? और सिविल हॉस्पिटल में भी इस तरह की बातें सुनने में आई थी कि कुछ लोगों का जिनका इंतकाल हुआ उनके घर वालों ने कहा कि उनके अगल बगल में मुर्दा बॉडीज़ रखी हुई थी। तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे और क्या इक़दाम उठाएंगे? नहीं, ये तो बात यही है कि जब इलाज और मुआवजे के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद नहीं है तो किसी के इंतकाल के बाद क्या हालात होंगे आप खुद ही समझ रहे हैं। लोग दहशत की वजह से भी मर जा रहे हैं कि मैयत हो गई, 6-6 घंटा मैयत पलंग पर पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस तरह के हालात तो जीवन हॉस्पिटल में तकरीबन ऐसा होता ही है। पुलिस अमले की जो गैर मामूली कमी आजकल दिखाई दे रही है मालेगांव में, इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? बात यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और एक बात समझ लेना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में अगर एतदाल का रास्ता इख्तियार किया होता तो मालेगांव के लिए और ख़ुद उनके लिए बेहतर होता। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या तो हद से ज़्यादा सख्ती की गई और आने जाने वालों को इतना मारा गया कि उनके हाथ पैर टूट गए, और या तो हालात ऐसे हैं कि उन्होंने आँख बंद कर ली, जिसको जो करना है करे, जैसे हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारों से बात की कि आपको जो है एतदाल रखना चाहिए और डिपार्टमेंट का जो डर और खौफ है वो लोगों में रहना चाहिए। और अभी जिस तरह की सूरत हाल है वो तो समझ में नहीं आती। क्वारंटीन सेंटर्स में आजकल जो तशवीशनाक माहौल पाया जा रहा है कि 12 उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आने के बाद भी उनको रखा जा रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इस ताल्लुक से ट्रांसपेरेंसी कब होगी और कब मामला शफाफियत के साथ चलेगा, इस सिलसिले में क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इस सिलसिले में मैंने कमिश्नर से बात की थी। कमिश्नर से बात करने के बाद एक रिटायर ऑफिसर इखलाक अहमद फजलुर रहमान को, जो इंतज़ामी मामलात में अच्छी सलाहियत रखते हैं, मैंने कहा कि उनको आप नॉमिनेट करो और उनको लेटर दे करके उनको जिम्मेदारी दो ताकि क्वारंटाइन में आने जाने वालों का पूरा डेटा रहे और 14 दिन के बाद उनकी निगेटिव रिपोर्ट आ गई है तो उनको रवाना कर दिया जाए। पिछले 3-4 दिनों में कई 100 लोगों को मैंने डिस्चार्ज करवाया है। जिन लोगों की निगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है उनकी रिपोर्ट छुपा दी जा रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है, या गुम कर दी जा रही है, या लापरवाही से कहीं रख दी जा रही है। तो इस सिलसिले में कुछ कदम उठाया आपने? इसीलिए एक आदमी को जिम्मेदार बनाया गया। कहते 2 मुल्ला में मुर्गी हराम हो जाती है, तो ये हुआ कि एक ही आदमी को जिम्मेदारी दी जाए ताकि कम से कम उससे सवाल जवाब तो किया जा सके। क्वारंटीन से निकले हुए एक निगेटिव फर्द की ज़बानी ये बात भी सामने आई कि आपस में जितने भी हॉस्पिटल्स कोविड-19 के लिए खिदमात दे रहे हैं उनका तालमेल नहीं है। एम्बुलेंस जब जाती है तो ड्राइवर भी परेशान होता है, पेशेंट भी परेशान होता है। सामने जो सेंटर वाले हैं वो बोलते हैं हमें नहीं पता कि इनको यहाँ किस तरह रखना है, वहाँ से आप बात करवाइए। वहाँ वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम यहाँ रखने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं कि जहाँ ले जाया जा रहा है वो लोग लेने के लिए राज़ी नहीं है। तो इस सिलसिले में कुछ किया आपने? ये मिसमैनेजमेंट है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। यही वजह है कि ये सारी बदनज़मी है। मैंने कलेक्टर साहब से कई मरतबा इसी मुद्दे पर बात की और मेरी यही शिकायत थी कि आज जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बद इंतज़ामी है। किसी को भी फ़ोन करो तो वो कहता है कि आप उनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो तो वो कहते हैं उनको फ़ोन करो। तो आप ज़िम्मेदार तय करो कि किस मसले पर किस ऑफिसर से बात करनी है। लेकिन अभी तक ये मामला सुलझा नहीं। जो स्टैंडर्ड लोग हैं जो दीगर शहरों में फंसे हैं, जो मालेगांव में फंस गए हैं और रेड जोन की वजह से, तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं भी ना यहाँ से लोग जा सकते हैं ना बाहर के लोग। यहाँ मालेगांव रेड जोन डिक्लेयर हो जाने के बाद वो लोग आ सकते हैं। तो इस सिलसिले में कुछ किया जाएगा? रेड जोन है, सरकार ने डिक्लेयर किया है। मैंने कलेक्टर साहब से बात की कि रेड जोन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है
कि मालेगांव को इस तरह मुअल्लक कर दिया जाए। जो लोग दूसरे शहरों से रोटी रोज़ी के लिए यहाँ आए या दूसरी किसी गरज से आए और वो अटक गए हैं, आप उनका जो है मेडिकल चेकअप कर लो, उनकी फ़िटनेस वगैरह ले करके उनको रवाना करने का इंतज़ाम करो। और अगर रवाना नहीं कर सकते तो जितने ऐसे पावरलूम मज़दूर हैं और डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं, बिस्सी में रहते थे, खाते थे, अब बिस्सी वाले की भी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, तो सरकार उनके खाने का नज़्म करे और अगर नज़्म नहीं कर सकती है तो उनको रवाना करने का परमिशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे शहर के एमएलए जनाब मुफ्ती इस्माइल, जो कि हमारे कई अहम सवालात के जवाब दे रहे थे, और ये सवालात हमें मिले थे अपने सब्सक्राइबर्स की जानिब से जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके जवाब हमने मुफ्ती इस्माइल साहब जो यहाँ के एमएलए हैं मालेगांव के, उनसे तलब किए। अब मैं तमाम ही नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद जो सवालात उनके जहन में आ रहे हों या जिससे वो दो चार हों, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछें, ताकि अगली बार जब हमारी मुफ्ती इस्माइल एमएलए से मुलाकात हो तो हम उनसे उन सवालात को दरियाफ़्त कर सकें और आपके जो सवालात हैं उसकी तिश्नगी को दूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।